प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बीए सेकंड हिंदी साहित्य में नाटक का उद्भव और विकास के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। नाटक का उद्भव और विकास हिंदी साहित्य में कब से माना जाता है? इसके बारे में विद्वान कहते हैं कि हिंदी का गद्य का उद्भव और विकास जब से प्रारंभ हुआ उसी समय से नाटक का उद्भव और विकास भी प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले हम नाटक का उद्भव और विकास उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। भारतेंदु युग के नाटक, द्विवेदी युग के नाटक, छायावादी युग के नाटक, स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी के नाटक और नए नाटक। तो नाटक यानी अलग अलग क्षेत्रों में ये नाटक अलग अलग नाम से पुकारे गए थे। जैसे बंगाल में ये यात्रा नाटक के नाम से पुकारे जाते थे, कीर्तनिया बिहार में विदेशा के नाम से पुकारे जाते थे, और अवधी है, खड़ी बोली है, हिंदी है आदि में नौटंकी, रास, भांड, स्वांग आदि के नाम से ये नाटक पहचाने जाते थे और इन्हीं नाटकों से आधुनिक नाटक का विकास हुआ। तो भारतेंदु युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य प्रवर्ती विद्वानों ने माना है कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ और गद्य साहित्य के अंतर्गत ही आज हम नाटक के बारे में देखेंगे। तो भारतेंदु युग में यानी स्वयं भारतेंदु ने 1843 से 1900 ईस्वी तक गद्य के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया था। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने एक मंडली बनाई थी, जिस मंडली ने गद्य के क्षेत्र में बहुत सारा सराहनीय कार्य किया था। इन्होंने नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है, लघु कथा है, ठुमरी है, आलोचनाएं हैं आदि भारतेंदु और उसकी मंडली के द्वारा कार्य किए गए थे। भारतेंदु जी की मंडली में प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास है, उदय शंकर भट्ट है, राधाचंद्र गोस्वामी है, प्रताप नारायण मिश्र है, लाला श्री निवास दास है। इन लोगों ने एक मंडली बनाई थी और मंडली में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र इसके मुखिया थे और वो मंडली को आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे। उनका मतलब ये था कि हिंदी गद्य का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और इस कारण गद्य की जितने भी विधाएँ हैं वो विधाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जाएँ। तो इसी के अंतर्गत यानी नाटकों का जो उद्भव और विकास हुआ था, वैसे तो गद्य के क्षेत्र में पहले से माना जाता है, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग के नाटक यानी भारतेंदु ने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे थे, जो माना जाता है कि सबसे पहले नाटक लिखने वाले भी भारतेंदु थे। जैसे वैसे तो आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं और कुछ विद्वान अलग अलग मानते हैं कि ये हिंदी का प्रथम नाटक नहीं था, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों की राय है कि आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला मौलिक नाटक था। इसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस काल में जैसे नील देवी है, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, मुद्रा राक्षस है, सती प्रताप है, अनेक प्रकार से नाटक लिखे थे जिनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अतिरिक्त यानी भारतेंदु ने विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विखंड है, धनंजय विजय है, कर्पूर मंजरी है, भारत जननी है, दीनबंधु है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम योगिनी आदि नाटक लिखे। तो इन नाटकों का साहित्य की दृष्टि से गद्य के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था और इन्हीं नाटकों के बाद में भारतेंदु और उसकी मंडली ने बहुत सारे नाटक लिखे थे, जिनका असर द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवाद में और स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटकों पर प्रभाव जारी रहा। इसके बाद में
भारतेंदु युग के बाद में हिंदी साहित्य में जो दूसरा काल आता है द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग में भी हिंदी नाटक खूब मात्रा में लिखे गए थे। वैसे तो यह काल यानी भाषा की दृष्टि से, यानी इस काल में जो लिखा गया साहित्य था वो ज़्यादा नहीं लिखा गया था, लेकिन फिर भी यानी द्विवेदी युग जो 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना जाता है, इस काल में भी नाटक लिखने वालों में श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी कृत अमर सिंह राठौड़ 1895 ईस्वी, राधा कृष्ण दास कृत महाराणा प्रताप 1898 आदि ऐतिहासिक नाटक हैं। किशोरलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल नाथ गहमरी, प्रताप नारायण मिश्र आदि यानी इस काल में लिखने वाले थे, जिन्होंने भारतेंदु युग में भी नाटक लिखे और थोड़े बहुत द्विवेदी युग में भी नाटक लिखे। द्विवेदी युग में हिंदी नाटकों का ज़्यादा विकास न हो सका, क्योंकि इस काल में भाषा की दृष्टि से जो कमियां थी उन कमियों को इस काल में दूर किया गया था। लेकिन फिर भी इस काल में हिंदी के जयशंकर प्रसाद ने यानी करुणालय जो 1912 ईस्वी व राज्यश्री 1915 ईस्वी में लिखे थे, जो नाटकों की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसी प्रकार से इस काल में नाटक लिखने वालों में राधाचरण गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, प्रताप नारायण मिश्र आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने द्विवेदी युग में नाटक लिखे थे। और इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो हमारे अतीत के गुणों का गुणगान करते थे और वर्तमान के प्रति आक्रोश प्रकट करते थे। तो इस प्रकार से द्विवेदी युग में भी यानी नाटकों की परंपरा जारी रही, जो भारतेंदु युग के समान ही चल रही थी। और इस प्रकार से अगर नाटकों के क्षेत्र में अपन देखें तो तीसरा नंबर आता है छायावादी युग के नाटक। तो छायावादी युग में यानी कौन कौन से लेखक हुए थे जिन्होंने यानी नाटक लिखे थे। वैसे तो माना जाता है कि छायावाद के आधार स्तंभ जो हैं उन्होंने यानी पद्य के साथ साथ गद्य भी लिखा था। और गद्य लिखने वालों में जयशंकर प्रसाद का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा ने भी यानी गद्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई थी। और जयशंकर प्रसाद ने तो हिंदी साहित्य में इस काल में बहुत ही अच्छे अच्छे नाटक लिखे थे। जैसे माना जाता है कि दो विश्व युद्धों के बीच का जो साहित्य था उस साहित्य का नाम ही छायावाद था। और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही माना गया था। तो इस काल में नाटक खूब मात्रा में लिखे थे। जयशंकर प्रसाद ने सज्जन है, करुणालय है, प्राश्चित है, राज्यश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, बिंबिसार, स्कंदगुप्त बहुत ही अच्छे अच्छे नाटक लिखे थे, जो साहित्य की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट थे। और इन्होंने इस काल में जो नाटक लिखे उन नाटककारों में बहुत से ऐसे नाटककार थे जिन्होंने यानी बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे। इन नाटककारों में हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र और चतुरसेन शास्त्री, उदय शंकर भट्ट व विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने इस काल में नाटक लिख करके इस विधा को आगे बढ़ाया था। और इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य यही था कि जैसे मान लीजिए प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं उन नाटकों में ऐतिहासिक पात्रों को आधार माना गया है। और ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर यह इस बात को पेश करना चाहते हैं कि प्राचीन काल में हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो नायक थे, उनके शासनकाल में हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी थी, सुदृढ़ था और एक अच्छी व्यवस्था थी, एक अच्छी प्रणाली थी। तो उन्होंने यानी अतीत के गौरव का गुणगान करके यानी वर्तमान के प्रति आक्रोश प्रकट करना ही इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके अलावा यानी प्रसादोत्तर युग यानी स्वतंत्रता से पहले के नाटक भी हमारे हिंदी साहित्य में गद्य के क्षेत्र में नाटक देखने को मिलते हैं। इन नाटककारों में
सेठ गोविंदास है, उदय शंकर भट्ट है, लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र है, हरि कृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अस्क, बाल कृष्ण वर्मा आदि नाटककार बड़े ही महत्वपूर्ण नाटककार हैं, जिन्होंने 1947 तक गद्य के क्षेत्र में नाटक लिखे। इन नाटककारों के अलावा और भी अन्य नाटककार हैं जिन्होंने इन नाटकों को बहुत ही उच्च शिखर पर पहुंचाया था। इसके बाद में अपन देखते हैं नए नाटक, यानी जब भारत आज़ाद हो गया, 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद भी यानी नाटककारों को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था, जिन्होंने नाटक के क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई थी। कुछ ने उपन्यास लिखे थे, कुछ ने निबंध लिखे थे, कुछ ने कहानियाँ लिखी थी। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में यानी नाटक लिखने वाले भी बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन नाटककारों में हिंदी के नए नाटक इनको कहा जा सकता है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो लिखे गए थे। इन नाटककारों में अगर अपन देखें तो उपेंद्र नाथ अश्क का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने अंजू दीदी और जो 1954 में लिखा गया था। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण लाल वर्मा ने भी हिंदी के नए नाटकों में संपन्न करने वाले एक समर्थ नाटककार हैं, जिन्होंने अंधा कुआं 1955, मादा कैकेट्स 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सुंदर रस, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1962, दर्शन 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी, मिस्टर अभिनव, कर्फ्यू तथा गंगा माटी आदि अनेक नाटक हैं, जिन्होंने नाटकों के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया था। इन नाटकों की मुख्य विशेषताएं थी यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी समाज की जो वास्तविक स्थिति थी उनको भी यानी जनता के सामने प्रकट करना था। और इन नाटकों में एक मुख्य उद्देश्य छुपा हुआ था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद के नाटकों में यानी जो नए नाटककार थे, इनमें मोहन राकेश का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने आषाढ़ का एक दिन यानी 1958 में जो नाटक लिखा था, वो नाटक तो यानी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अब भी जारी है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक था। और ये नाटक 1958 ईस्वी में मोहन राकेश जी ने लिखा था। इसके अलावा लहरू का राजहंस 1963 में, आद्य अधूरे 1959 में। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत, गिरजा कुमार माथुर, उदय शंकर भट्ट, मनो भंडारी नए नाटककारों में प्रमुख स्थान रखते हैं, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे थे। वैसे तो नाटक तो लिखे गए, लेकिन नाटकों का मुख्य उद्देश्य यही था कि यथार्थ को प्रस्तुत करना। कुछ विद्वान कहते हैं कि नाटकों में कहानी जैसा एक अच्छा चित्रण नहीं था, लेकिन नाटकों के समान कहानी थी और कहानियों के समान ही नाटक थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में बहुत सारे नाटक लिखे गए थे और इन नाटकों का एक मुख्य उद्देश्य था, जो इनका था यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो इन नाटककारों के अलावा भी बहुत सारे नाटककार हुए हैं जिन्होंने ये नाटक लिखे। 7वीं दशक के नाटक, 8वें दशक के नाटक और 21वीं शताब्दी में 2020 में आज भी यानी नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ है और नाटक खूब मात्रा में लिखे जा रहे हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य के गद्य के गौरव को ही बढ़ा रहे हैं। नाटकों के अलावा आज भी यानी बहुत सारी गद्य की विधाओं की रचना हो रही है, लेकिन नाटकों का अपना एक अलग ही महत्व है। अब आलोचक कहते हैं कि नाटकों में ऐसा क्या था, नाटकों में कैसी कथा वस्तु थी, कैसी इसके पात्र थे, नाटकों के क्या क्या थे। तो उसमें माना जाता है कि आलोचक कहते हैं कि नाटकों में अगर साहित्य की दृष्टि से देखें, अगर आलोचना की दृष्टि से देखें, तो नाटक का मुख्य उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। इन नाटक के यानी तत्वों को देखा जाए तो इन नाटकों में यानी हिंदी साहित्य में 6 तत्व उभर करके आते हैं, जो साहित्य की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो नाटक का पहला तत्व है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नाटक का पहला तत्व था कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक।
तो ये कथानक कथा वस्तु यानी नाटक की पूरी आत्मा है, और उसमें इस बात को स्पष्ट हो जाता था कि इस नाटक में इस कथा वस्तु को अपनाया गया है, और ये कथा वस्तु कौन से काल की है और इसमें क्या कहना चाहता है। तो इस बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत यानी कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक है प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगर दूसरे तत्व को देखें तो इसका दूसरा मुख्य तत्व पात्र या चरित्र चित्रण है। अब यानी एक अच्छे नाटक में कितने पात्र होने चाहिए, तो इसके संबंध में आलोचकों की राय है कि नाटक में न तो कम पात्र होने चाहिए और न ज़्यादा पात्र होने चाहिए। अगर बीच के से पात्र हों, जैसे मान लीजिए 5 और 6 नाटक में पात्र होंगे, तो वो पात्र यानी नाटक की कथा वस्तु को प्रस्तुत करने में बहुत ही सफल होंगे। तो नाटकों की पात्रों की संख्या के बारे में आलोचक कहते हैं कि 5 या 6 पात्र जिस नाटक में हैं, वो नाटक बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर नाटक के तीसरे तत्व को देखा जाए तो आलोचक मानते हैं कि नाटक में तीसरा तत्व होता है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से अगर नाटक को देखा जाए तो नाटक में ऐसे कथोपकथन होने चाहिए जो बहुओं को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें। अब कथोपकथन या संवाद कैसे होने चाहिए, तो कथोपकथन या संवादों के बारे में आलोचकों का कहना है कि संवाद या कथोपकथन एकदम से सरल होने चाहिए, सुबोध होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए और पाठकों पर प्रभाव डालने वाले हों। अगर ऐसे कथोपकथन या संवाद नाटक में होंगे तो वो नाटक यानी पढ़ने में वैसे तो आसान रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ ही यानी पाठकों को प्रभावशाली बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। चौथा, अगर नाटक के तत्वों के बारे में देखा जाए तो भाषा शैली यानी ये इसका चौथा पात्र होता है। तो नाटकों में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी आलोचकों की राय है कि नाटक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हृदयग्राही हो, यानी सबको आसानी से समझ में आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नाटकों में विचारात्मकता आ जाती है तो नाटक बोझिल हो जाते हैं, और कुछ नाटकों में अगर वर्णनी आ जाती है तो वह नाटक हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि नाटक का जो चौथा तत्व है भाषा और शैली। भाषा नाटक का एक प्राण तत्व है, और शैली की दृष्टि से अगर नाटक को देखा जाए तो नाटक शैली की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और शैली कैसी होनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि विचारात्मक शैली होनी चाहिए, वर्णनात्मक शैली होनी चाहिए, चित्रात्मक शैली होनी चाहिए, कल्पनात्मक शैली होनी चाहिए। तो शैली की दृष्टि से एकांकी में वो ही शैली सबसे अच्छी मानी जाती है जो कि पाठकों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वर्णनात्मक तो इसमें हो नहीं सकती, इसमें शब्दगत कथनात्मक शैली होती है, विश्लेषणात्मक शैली होती है, चित्रात्मक शैली होती है। तो शैली ऐसी होनी चाहिए कि पाठक इसमें एकदम से मिल जाए। तो इस प्रकार से नाटक की भाषा और शैली भी सरल है, संक्षिप्त है, व्यवहारिक है, आकर्षक है, मधुर है, ऐसी होनी चाहिए कि पाठक को ऐसा लगे कि इसको एक ही सांस से पढ़ दिया जाए, और वो ही शैली नाटक के लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी मानी जाएगी। तो अगर नाटक के तत्वों की दृष्टि से इसके 5वें तत्व को देखा जाए तो इसका होता है देश काल, यानी देश काल नाटक का 5वां प्रमुख तत्व माना जाता है। तो देश काल यानी कौन सा होना चाहिए, तो इससे जब नाटक लिखता है तो उसमें यानी पूरी कथा जब वो लिखता है तो उसमें यह प्रकट कर देता है कि नाटक का जो देश काल है, देश काल या वातावरण, तो देश काल या वातावरण जब नाटककार नाटक लिखता है तो उसमें बीच बीच में ये संकेत देता है कि इस नाटक का देश काल या वातावरण उस काल से लिया गया है। तो उस काल की यानी उसमें पूरी परिस्थितियों का वर्णन कर देता है। तो जब नाटक को पढ़ते हैं तो ये हमें देश काल और वातावरण अच्छी तरह से हमें दिखाई देता है कि अमुक नाटक का ऐतिहासिक है, काल्पनिक है, यथार्थवादी है या आदर्शवादी है, कौन सा यानी इसका वातावरण है, देश काल है। तो देश काल और वातावरण को भी नाटक में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगर नाटक के तत्वों की दृष्टि से मैं इसके उद्देश्य को देखूं तो नाटक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, नाटक का उद्देश्य क्या होता है, तो कोई ना कोई रचना होती है तो उनका एक उद्देश्य होता है, और बिना उद्देश्य के तो कोई रचना होती ही नहीं है। तो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसमें यानी
एकदम से कथा वस्तु को खुल करके बता दिया जाए कि इस नाटक का अमुक उद्देश्य है। तो उद्देश्य की दृष्टि से अगर नाटकों का अध्ययन किया जाए तो नाटक उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, उसमें एक भाव होना चाहिए, एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए जो पाठकों को ये लगे कि हाँ इस नाटक का उद्देश्य ये है। तो उद्देश्य किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सामाजिक उद्देश्य भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, या कोई यथार्थवादी दृष्टिकोण हो सकता है। तो इस प्रकार के नाटकों के उद्देश्य होते हैं। और नाटक का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो जिस प्रकार से एकांकी में 7 तत्व होते हैं, उसी प्रकार से नाटक में 6 तत्व तो होते ही होते हैं। और एकांकी की ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन तत्वों के अलावा अगर एकांकी को इन तत्वों में किसी एक तत्व को भी निकाल दिया जाए तो वो नाटक यानी पाठकों को या इसका अध्ययन करने वालों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से नाटक का उद्भव और विकास यानी कब हुआ, उद्भव और विकास तो यानी पहले ही हो चुका था। जैसे हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल था, रीतिकाल था, और आधुनिक काल में आते आते तो नाटक का उद्भव और विकास एकदम से संपन्न हो चुका था। लेकिन जो गद्य की रचनाएं थी वो रचनाएं जैसे उद्भव के क्षेत्र में देखा जाए तो वर्ण रत्नाकर है, सिंहासन बत्तीसी है, बेताल पच्चीसी है, आदि रचनाएं हैं। उन रचनाओं में गद्य के उद्भव और विकास को देखा जा सकता है। और उसका ही आगे चलने के बाद में जो गद्य की विधाएं हैं वो विधाएं अलग अलग रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य का उद्भव और विकास यानी आज से 700-800 वर्ष पूर्व हो गया था। और आधुनिक काल में यानी नाटक के साथ साथ गद्य की खूब विधाओं का विकास हुआ और वे विधाएं आज भी लिखी जा रही हैं। अगर इनके तत्वों को देखा जाए तो तत्व वास्तव में वही होते हैं जो एकांकी में हैं, जो कहानी में हैं, जो उपन्यास में हैं। वो सम्मिलित सब एक ही तत्व होते हैं। लेकिन तत्वों को अगर नाटक से अलग कर दिया जाए तो नाटकों में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से नाटकों का उद्भव और विकास है और इसकी कथा वस्तु है, इसके पात्र हैं। इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त बताया है। आज इस लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ खटक के कर दियो।